अभी राहुल गांधी को अमेरिका से भारत वापस लौटे हुए 2 ही दिन हुए हैं और आज उनकी पार्टी के नेता और कार्यकर्ता उनके समर्थन में सड़कों पर नजर आए। और आज जो विरोध हमने देश भर में देखा, उसकी जड़ भी विपक्ष के नेता राहुल गांधी की अमेरिका यात्रा में ही छिपी है। राहुल गांधी ने अमेरिका में एक भाषण दिया जहां उन्होंने हिंदुस्तान में अल्पसंख्यकों के मानवाधिकारों के बारे में बात की थी। तब उन्होंने कहा कि भारत में सिख समुदाय अब पगड़ी पहनने से डरता है। बस उसी टिप्पणी की प्रतिक्रिया भारत भर में हुई। लोगों ने उस बात की निंदा तो की ही, पर कुछ लोगों ने बेहद अमर्यादित टिप्पणी भी की। इसी के चलते आज कांग्रेस पार्टी ने इनमें से एनडीए के 4 नेताओं के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज कराई है। कांग्रेस के प्रभारी और पूर्व केंद्रीय मंत्री अजय माकन ने सुबह दिल्ली के तुगलक रोड थाने में ये याचिका दी। इसके साथ ही रवनीत सिंह बिट्टू के खिलाफ दिल्ली हाई कोर्ट में एक जनहित याचिका भी दायर की गई है। कांग्रेस का कहना है कि भारत के अंदर राजनीति इससे नीचे नहीं गिर सकती। पार्टी ने यह भी सवाल किया कि भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता क्यों इस बयान पे पूरी तरह से चुप है, क्यों उन्होंने इस बयान की ना तो निंदा की है, ना इन लोगों के खिलाफ कोई कार्रवाई की है। धमकी बड़ी टिप्पणियों के खिलाफ कांग्रेस ने सड़कों पर भी उतरने का फैसला लिया है। आज दिल्ली में यूथ कांग्रेस की ओर से विरोध प्रदर्शन किया गया। पार्टी कार्यकर्ताओं ने दिल्ली, हैदराबाद और पटना जैसे शहरों में भी पूरे भारत में मार्च निकाला, धरने आयोजित किए। लेकिन जैसे ही उनके खिलाफ अटैक और तेज हुए, खुद रवनीत बिट्टू बाहर आए। उन्होंने पलटवार करते हुए कहा कि वो तो केवल राहुल गांधी द्वारा बनाई जा रही भारत विरोधी नैरेटिव के खिलाफ आवाज उठा रहे थे। ना भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने उसको चुप कराने की कोशिश करी, ना उसकी भर्त्सना करी। भारतीय जनता पार्टी के ही सहयोगी दल ने, उसके एक नेता ने, विधायक ने ये कह दिया कि राहुल गांधी जी की जो जुबान काट करके लाएगा उसको 11 लाख रुपए मिलेंगे। क्या ये राजनीति है? आपको इसलिए उसकी बात पसंद नहीं, इसलिए उसकी आवाज पसंद नहीं क्योंकि वो अक़लियत की बात करते हैं, माइनॉरिटीज की बात करते हैं। टेररिस्ट किसको कहा जाता है? जो टेररिस्ट की बात एंडोर्स करे, जो टेररिज्म को प्रमोट करे। अब जब पन्नू और राहुल गांधी, मेरा मतलब टेररिस्ट कहने का ये है भी, जब पन्नू और राहुल गांधी एक दूसरे की बात, एक दूसरे को एंडोर्स कर रहे हैं, एक दूसरे की वाह कर रहे हैं, तो और क्या होगा जी? और उसे क्या कहा जाएगा ये बताओ। भी राहुल जी पन्नू वाली बात बोल रहे हैं, पन्नू जी राहुल वाली बात बोल रहे हैं, तो इसमें फर्क कहां रह जाता है? आगे बढ़ने से पहले आइए आपको वो 4 कमेंट के बारे में भी बताएं जिनके आधार पर विरोध प्रदर्शन हुआ है और एफआईआर भी दर्ज कराई गई है। सबसे पहले बीजेपी नेता तरविंदर मारवा ने एक विरोध प्रदर्शन के दौरान कहा था कि राहुल गांधी का हश्र भी इंदिरा गांधी जैसा ही होगा। इसके बाद राज्य मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू ने राहुल गांधी को आतंकवादी कह दिया। एक शिवसेना के विधायक ने तो राहुल गांधी की जीप काटने वाले को 11 लाख रुपए का इनाम देने की घोषणा भी की। और यूपी के मंत्री रघुराज सिंह ने नंबर 1 आतंकवादी वाली टिप्पणी राहुल गांधी के खिलाफ दोहराई। राहुल गांधी इस देश का नंबर प्रथम आतंकवादी है क्योंकि वो इस देश को डिवाइड एंड रूल, अंग्रेज मर गए, औलाद छोड़ गए, तो इनका ना तो कोई धर्म है ना ईसाई धर्म है। बाप थे मुस्लिम, बाबा थे मुस्लिम, बाप फिर क्रिश्चियन हो गए, क्रिश्चियन की से शादी करी, तो ना ये मुसलमान रहे, न हिंदू रहे, न क्रिश्चियन रहे, न सिख हुए। ये तो ऐसी 5वीं जाति बन गई है। ये इनको किसी के साथ कोई सरोकार नहीं है। हिंदुस्तान से इनको कोई लेना देना नहीं है। हिंदुस्तान को लुटेरे के रूप में लूटने के लिए आए इटली से लोग, तो इसलिए ये नंबर 1 आतंकवादी। राहुल गांधी बाज आजा, नहीं तो आने वाले टाइम में तेरा भी वो हाल होगा राहुल गांधी, जो तेरे दादी का हाल है। जो देश के दुश्मन जो बारूद गोली हर टाइम मारने की कोशिश करते हैं, उड़ाने की कोशिश करते हैं जहाजों को, ट्रेन को, रोड्स को, जब वो लोग राहुल गांधी की सपोर्ट में आ गए, आप अंदाजा लगा लीजिए राहुल गांधी खुद देश के नंबर 1 टेररिस्ट, अगर किसी को मेरी ख्याल से किस पे इनाम होना चाहिए पकड़ने के लिए, जब देश का सबसे बड़ा दुश्मन जो जिसको लाना चाहिए एजेंसीज को, वो आज राहुल गांधी है।
लोकसभेच्या निवडणुकीमध्ये संविधान धोक्यात आहे, संविधानामध्ये हे आपलं आरक्षण संपणार आहे असा फेक निगेटिव्ह नेरेटिव्ह ठेवून त्यांनी समाजाची मतं घेतली आणि आज ते आरक्षण संपवण्याची भाषा करून आलेत. म्हणजे 100% त्यांना मागासवर्गीयांचं, आदिवासींचं, ओबीसींचं सगळ्यांचं आरक्षण त्या ठिकाणी संपवायचं आहे. या राहुल गांधींनी हे जे शब्द बोलला की आम्हाला आरक्षण संपवायचं आहे, माझं आव्हान आहे की या राहुल गांधीची जो जीभ छाटेल त्याला 11 लाखाचं बक्षीस मी माझ्या वतीने त्या ठिकाणी देईल. तो भारतीय जनता पार्टी ने जो हिंसा की धमकी दी गई या फिर किसी के खिलाफ कोई अमर्यादित टिप्पणी की गई, उससे तो खुद को दूर किया, पर पार्टी ने पलटवार करते हुए ये भी पूछा कि जब प्रधानमंत्री के बारे में ऐसे कमेंट किए जा रहे थे तो कांग्रेस का नेतृत्व चुप क्यों रहा. हरदीप पुरी ने ये भी कहा कि राहुल गांधी ने जो मूल मानसिकता दिखाई है वो सबसे बड़ी समस्या है, क्योंकि ये जिन्ना जैसा माइंडसेट दिखलाता है. आई थिंक ये जो मोहम्मद अली जिन्ना वाली बात थी पुराने ज़माने में, जो किया था कि या तो मुझे चाहिए जो मैं चाहता हूं, ठीक है, नहीं तो मैं इसको नष्ट करके रहूंगा सब कुछ, ये तो उस किस्म की माइंडसेट है. नहीं तो आप किसी रीजनेबल आप और हम बैठ सकते हैं, हमारी विचारधारा में कुछ अंतर हो सकता है, बट द होल ब्यूटी ऑफ डेमोक्रेसी सिट एंड एड्रेस दीज इशू. मैं उनसे अनुरोध और अपेक्षा करता हूं कि आप कृपया अपने नेताओं पर अनुशासन और मर्यादा का अंकुश लगाए, उचित आचरण का निर्देश दे और उचित आचरण निर्देश के अलावा मैं चाहूंगा कि उनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई हो और ऐसे लोगों को पार्टी के बाहर निकाला जाए. प्रधानमंत्री जी, गृह मंत्री जी चुप्पी धारण किए हुए हैं. क्या ये माना जाए कि इनकी सबकी नॉलेज के अंदर ये सब कुछ हो रहा है और जानबूझकर चुप्पी धारण किए हुए हैं, तो और भी ज़्यादा दुर्भाग्य की बात है. अब भी समय है कि प्रधानमंत्री मोदी जी को, गृह मंत्री अमित शाह जी को ऐसे तत्वों के खिलाफ एक्शन करना चाहिए, इनकी जगह जेल में होनी चाहिए. तो नफरत की इस भाषा के लिए वास्तव में जिम्मेदार है कौन? कल प्रधानमंत्री ने इसके लिए एक इकोसिस्टम को जिम्मेदार ठहराया. उन्होंने कहा कि देश में ऐसे हालात बन गए हैं कि कुछ लोग तो उनके गणपति पूजा करने से भी दिक्कत में आ जाते हैं. आपने देखा होगा कांग्रेस और उसके इकोसिस्टम के लोग पिछले कुछ दिनों से इसलिए भड़के हुए हैं क्योंकि मैंने गणपति पूजन में हिस्सा लिया था. और तो और कर्नाटका में जहां इनकी सरकार है वहां तो इन लोगों ने और भी बड़ा अपराध किया. इन लोगों ने भगवान गणेश की प्रतिमा को ही सलाखों के पीछे डाल दिया. पूरा देश उन तस्वीरों से विचलित हो गया. ये नफरत भरी सोच, समाज में जहर घोलने की ये मानसिकता, ये हमारे देश के लिए बहुत खतरनाक है. इसलिए ऐसी नफरती ताकतों को हमें आगे नहीं बढ़ने देना है. तो ऐसे में अड़ी में सवाल यही है कि क्या बीजेपी अपने उन नेताओं के खिलाफ कार्रवाई करेगी जो इस तरह के भड़काऊ बयान लगातार दे रहे हैं? क्या ऐसी टिप्पणियों को महज एक एक्शन रिएक्शन कहकर टाला जा सकता है? देश में विभाजन और नफरत की राजनीति आखिर कर कौन रहा है, और क्या सच में कोई राजनीतिक दल या कोई नेता जिन्ना जैसी मानसिकता रखता है? हमारे साथ अड़ी में आज जुड़ गए हैं रोहन गुप्ता, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के, वरिष्ठ पत्रकार हर्षवर्धन त्रिपाठी, चरण सिंह सापरा, प्रवक्ता कांग्रेस के, राजेश जोशी, वरिष्ठ पत्रकार, और फराज किदवई, समाजवादी पार्टी से. रोहन गुप्ता, सबसे पहले सवाल तो आप ही से बनेगा. आप बार बार कहते हैं कि मोदी जी को इतनी गालियां दी जाती हैं. अब अगर आपके पार्टी या आपके गठबंधन के नेता ऐसी टिप्पणी कर रहे हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? बिल्कुल. कभी भी मुझे नहीं लगता है कि सार्वजनिक जीवन में किसी को भी अधिकार है कि किसी भी व्यक्ति के लिए व्यक्तिगत टिप्पणी करे. पर जब आपने देखा होगा भूतकाल में जब भी मोदी जी के खिलाफ ये कहा गया मोदी जी की कब्र खुदेगी, मोदी जी के खिलाफ व्यक्तिगत टिप्पणी की गई. कल भी उनके एक नेता ने ये कहा कि 75 साल की उम्र में आप देश क्या चलाएंगे, आप घर नहीं चला सकता है. तो ये किसी का अधिकार नहीं है.
तो जो पार्टी के नेता, जो पार्टी के कार्यकर्ता मोदी जी के खिलाफ जब बोलते हैं तब खामोश रहती है, तो नैतिकता का पैमाना उनको दिखाने का कोई अधिकार नहीं है, पहली बात। दूसरी बात, ये पूरा मुद्दा कहां से आया? मैं इसको जस्टिफाई नहीं कर रहा हूं पद्मजा जी, किसी भी व्यक्ति के खिलाफ व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं होनी चाहिए, पर ये मुद्दा कहां से आया कि एक नेता, अभी आई थिंक राहुल गांधी एलओपी है, कोई नॉर्मल नेता नहीं है या कोई पार्टी के पूर्व प्रमुख नहीं है, वो एक संवैधानिक पद पर है। अगर देश के बाहर जाके देश के खिलाफ की बात करेंगे तो रिएक्शन होगा, पर फिर भी जस्टिफाइड नहीं है, गुस्सा तो होगा ना। मुझे बताइए पद्मा जी, मैं और हम यहाँ पे बैठे हैं, सिख धर्म के लोग को ये कहना है कि यहाँ पे पगड़ी पहनने से डर लग रहा है, ये कैसी बेतुकी की बात है? मुझे नहीं लगता है कि कौन से एडवाइजर का ये सुन के ये बोलते हैं, जो उनके अंकल सैम है वहां पे उनकी बात सुन के बोलते हैं, किसकी और की मुझे नहीं मालूम है, पर ये सरप्राइजिंग है कि ऐसी बात करके पूरे देश में जो विरोध का माहौल खड़ा करना। उसके सिवा भी जो उन्होंने रिजर्वेशन पे टिप्पणी की है, जो संविधान की कॉपी लेके घूमते हैं और ये कहना है कि नहीं उचित समय पर रिजर्वेशन हटाएंगे, मतलब उनके दिमाग में तो है कि रिजर्वेशन हटेगा। ठीक है, ऐसी तो काफी टिप्पणी उन्होंने वहां पे की है। मुझे लगता है पद्मजा जी, जब देश के बाहर जाके आप देश के आंतरिक मामलों के ऊपर टिप्पणी करेंगे, आप सरकार का विरोध कीजिए, सरकार की नीतियों का विरोध कीजिए, पर उस प्रोसेस में आप देश का विरोध करने लग जाएंगे, व्यक्तिगत विरोध कर लेंगे, तो आपको देश को जवाब तो देना पड़ेगा। ठीक है, तो सापरा साहब, माहौल खराब किया गया वॉशिंगटन में दिए गए उस भाषण ने, अब उसकी प्रतिक्रिया हो रही है। जो लोगों ने बोला वो गलत है, उनके खिलाफ एक्शन भी होना चाहिए, एफआईआर भी किया गया है, आपकी पार्टी ने भी एफआईआर किया है, पर माहौल वहां खराब हुआ। देखिए पद्मजा जी, इसका मतलब है कि भारतीय जनता पार्टी और उसके प्रवक्ता कह रहे हैं कि एक्शन का रिएक्शन होगा। ये एको है, एको निकलवा दीजिए, अभी ठीक कराते हैं। मैं इसके सख्त खिलाफ हूं, जो एक्शन और रिएक्शन की जो बात इन्होंने कही है। और मैं इनके ऊपर ये भी एक आरोप लगाना चाहता हूं कि ये जो चीजें हो रही हैं, ये कोई सहयोग नहीं है, ये प्रयोग है, ये सोची समझी साजिश है कि भारतीय जनता पार्टी को एक मौका मिला, उन्होंने दो जयचंदों को खड़ा किया, एक जयचंद रवनीत बिट्टू और दूसरा जयचंद जो है तरविंदर मारवा। रवनीत बिट्टू से एक वक्तव्य करा दिया जो बेहद बेवकूफाना और बचकाना वक्तव्य था, उसको सप्लीमेंट करने के लिए तरविंदर मारवा, जिन्होंने चाटुकारिता की सारी हदें पार कर दी और ऐसा फजूल वक्तव्य किया कि भाई दादी के जैसे 34 गोलियां राहुल गांधी को भी अपने छाती पर खानी पड़ेंगी, अपने सीने पर खानी पड़ेंगी। फिर उसको मदद करने के लिए एकनाथ शिंदे के संजय गायकवाड़ आ जाते हैं, वो कहते हैं कि 11 लाख रुपया दूंगा, राहुल गांधी की जबान काट के ले आइए। फिर रघुराज आ जाते हैं, यानी बहती गंगा के अंदर सारे भारतीय जनता पार्टी के नेता अपना हाथ धोना चाहते हैं। ये क्यों हो रहा है? ये इसलिए हो रहा है कि राहुल गांधी जो है, ये समझ गई भारतीय जनता पार्टी की राहुल गांधी की आंधी जो है वो इनकी सत्ता, इनकी जो राजनीतिक जमीन है उसको हिला करके रख देगी। क्यों? राहुल गांधी जो है वो आदिवासियों की बात करते हैं, मजदूरों की बात करते हैं, मजलूमों की बात करते हैं, दलितों की, वंचितों की बात करते हैं, किसानों की बात करते हैं, महिलाओं की बात करते हैं। क्योंकि संजय राउत ने ऐसा बोला है कि राहुल गांधी की सच में जान को खतरा हो सकता है। क्यों नहीं? इस बिल्कुल, मैं आपको बता रहा हूं कि आजादी से पहले जिस गोडसेवादी विचारधारा ने, जिस आरएसएस की विचारधारा ने महात्मा गांधी की हत्या की थी, ये अभी और एक गोडसे को जन्म देने जा रहे हैं। देश रोहन गुप्ता, ये तो बहुत सीरियस है, ये कह रहे हैं कि माहौल बना करके उनकी जान को खतरा होगा। बिल्कुल, मैं जवाब देना चाहूंगा। देखिए पद्मजा जी, अभी जो हमारे साथी ने बात की, ये बात कहां से शुरू हुई? सिख धर्म का अपमान करने का अधिकार किसको है? क्या ये बात ठीक है? मैंने पहले भी कहा, मैं किसी भी तरीके से जस्टिफाई नहीं करता हूं, पर आप किसी को ये बना देंगे कि नहीं आप महान बना देंगे। अरे शुरुआत किसने की? मैं जस्टिफाई नहीं कर रहा हूं, पर आपको किसी ने अधिकार नहीं किया कि हमारे सिख धर्म के मामले में आप इस प्रकार की बेतुकी टिप्पणी करें कि पगड़ी, हमारे साथी भी पगड़ी पहनते हैं, किसकी हिम्मत है कि इनकी पगड़ी को कोई हिला पाए? और आप किस बेतुकी बात कर रहे हैं? आप बोल रहे हैं कि राहुल जी सबकी बात करें, सबकी बात करें, उनका अधिकार है, पर देश के बाहर जाके हिंदू धर्म का अपमान करना, जिस प्रकार से सिखों के ऊपर उन्होंने अपमान किया, रिजर्वेशन के ऊपर उन्होंने टिप्पणी की, हर मुद्दे पे उन्होंने विवादित बयान दिया। कौन बोलता है? क्यों आपको बोलना है? और जब बांग्लादेश के हिंदुओं के ऊपर सवाल पूछा जाता है तो उस पत्रकार के ऊपर हमला होता है। शर्म आनी चाहिए जो भी उनके एडवाइजर है उनको, वहां पे जिस प्रकार से देश के विरुद्ध की मानसिकता देश के बाहर जाके आप लोग करते हैं, कब तक आप करते रहेंगे? आपको जनता ने एक थोड़ा सा आशीर्वाद दिया कि 99 सीट लाई, आपका अहंकार इतना हो गया कि देश के बाहर जाके देश का अपमान करेंगे, देश नहीं सहन करेगा, आपको जवाब देना पड़ेगा, आपको माफी मांगनी पड़ेगी, सिख धर्म के लिए माफी मांगनी पड़ेगी। जिस प्रकार की अभद्र टिप्पणी आपने की है, इस प्रकार की जो, मैं आपके बीच में नहीं बोल रहा हूँ, मैं आपके बीच में नहीं बोल रहा हूँ, मेरी बात को खत्म। पद्मजा जी बात, अरे भाई मैं
बीच में नहीं बोल रहा हूँ, मेरी बारी है, मुझे बोला गया बोलने के लिए। मैं बोल रहा हूँ अभी आपकी बारी। आप उनसे माफी मांग रहे हैं। एक सेकंड, रवनीत बिट्टू कह रहे हैं, रवनीत बिट्टू ने क्या बोला? एक सेकंड, चरणजीत सिंह जी, रवनीत बिट्टू क्या बोल रहे हैं? वो कह रहे हैं कि मैं सिर्फ उस बात को रिएक्ट कर रहा था जहां गुरपटवंत सिंह पन्नू, वो खालिस्तान समर्थक हैं, वो एक आतंकवादी हैं, वो एंडोर्स करते हैं राहुल गांधी के स्टेटमेंट को। उस कॉन्टेक्स्ट में मैंने बोला कि भाई ये आतंकवादी को बढ़ावा देना है, आतंकवादी विचार को बढ़ावा देना है। मैं आपको याद दिला दूं कि रवनीत बिट्टू और हरदीप पुरी से मेरे ये प्रश्न है कि आप लोग तब कहां थे जब भारतीय जनता पार्टी के गली से लेकर के दिल्ली तक के नेता किसानों को खालिस्तानी, आतंकवादी और देशद्रोही कह रहे थे? जब कंगना रनौत ने कहा कि इनकी महिलाएं 100-100, 200 रुपए लेकर के आती हैं यहां पर धरने पर बैठने के लिए, जब कंगना रनौत ने किसानों को और सिखों को खालिस्तानी और आतंकवादी कहा, जब लखीमपुर खीरी में 4 किसानों की मृत्यु हुई, तब रवनीत बिट्टू और हरदीप पुरी की आवाज क्यों नहीं निकली? तब उनकी आवाज क्यों नहीं निकली जब द्वारका के अंदर हमारा जवान कपल जो गया था वहां पर उनको नीट का एग्जाम बैठने के लिए कड़ा और किरपान निकालनी पड़ी? तब इनकी आवाज क्यों नहीं निकली जब हमारे 4 किसान तमिलनाडु जाना चाहते थे और एयरपोर्ट पर उनको जाने नहीं दिया? चरणजीत सिंह जी, ये तो व्हाट अबाउट ऑब्जेक्शन ली गई है। वाटर अबाउट किसी ने पलट करके बोला कि गुरपटवंत सिंह पन्नू, तुम जो बोल रहे हो, तुम्हें कोई हक नहीं है कि अपनी नाक भारत के मामलों में डालो, कि आप राहुल गांधी के ऊपर कोई टिप्पणी करें, या आप इंडिया के ऊपर कोई टिप्पणी करें, या आप हमारे जो देश में चल रहा है उस पर कोई टिप्पणी करें। पद्मजा जी, मुझे पूरा करने दीजिए। गुरपटवंत सिंह पन्नू तो यहां तक बोल करके निकल गए कि भाई जो राहुल गांधी बोल रहे हैं कि हमारे देश के सिख डरे हुए हैं, उससे पता चलता है कि एक खालिस्तान की जरूरत है। यहां तक बोल के चले गए और किसी ने उनको ऑब्जेक्ट नहीं किया, किसी ने उनको कॉन्ट्रडिक्ट नहीं किया। पद्मजा जी, आप मेरी बात पूरी होने दीजिए, बोलिए। मेरी बात पूरी होने दीजिए। आपको गुरपतवंत सिंह पन्नू की बातों का बहुत ख्याल है, लेकिन आप भूल गए कि आईपीएस ऑफिसर जो कलकत्ता में था उसको बीजेपी के कार्यकर्ता, बीजेपी के नेता ने खालिस्तानी कहा था। तब ये कहां थे हरदीप पुरी, और तब आप कहां थी, और तब रवनीत बिट्टू कहां थे? क्यों नहीं तब आवाज उठाई? मैं तो यही थी और उतनी ही जोर से आवाज उठाई थी, क्योंकि किसी भी पुलिस अफसर, किसी भी आदमी को किसी को खालिस्तानी या किसी का सर्टिफिकेट देने का है ही नहीं हमारे देश में। अब आप मुझे टोकिए मत ना। ठीक है, बोलिए। टोका टोकी, क्योंकि आपने मेरी बात कही तो मैं उसको क्लैरिफाई कर रही थी। बोलिए। जब तीन गुरुद्वारे, हरिद्वार के अंदर गुरुद्वारा, मगू मठ गुरुद्वारा हमारा, और डांगमार गुरुद्वारा जो ओडिशा में है, ये 3 गुरुद्वारे डिमोलिश कर दिए गए, उस पर आरएसएस ने कब्जा कर लिया गया। तब हरदीप पुरी और रवनीत बिट्टू कहां थे? क्यों नहीं इनकी आवाज निकली है? तो ये तमाम सारे किस्से हैं जो राहुल गांधी जी के जहन में थे। इसलिए राहुल गांधी जी ने कहा कि आने वाले समय के अंदर रिलीजियस माइनॉरिटी को तकलीफ हो सकती है। रोहन गुप्ता रिस्पॉन्ड कीजिए, फिर मैं बाकी लोगों को चर्चा में लाना चाहती हूं। देखिए पद्मजा जी, आपने बहुत सिंपल सवाल पूछा। उन्होंने कहा कि आपको तकलीफ हो सकती है। देश का एक आतंकवादी वो ये कहता है कि लीडर ऑफ ऑपोजिशन ने जो कहा वो सही है और वो देश की हकीकत दर्शाता है। इससे बड़ी गंदी चीज क्या हो सकती है कि एक आतंकवादी को आप अपने स्टेटमेंट से मौका दे रहे हैं देश के खिलाफ जाने के लिए, और आप उसके ऊपर कुछ बोलने को तैयार नहीं है। अरे आप बताइए ना, सिख धर्म के अपमान के ऊपर आप क्यों चुप बैठे? आपको बोलना चाहिए था, या तो माफी मांग लेते कि गलती से निकल गया मुझसे, कोई एडवाइजर ने बोला, ज्ञान नहीं दिया, बोल दिया। एक पन्नू जैसा आतंकवादी ये कहता है कि राहुल गांधी जो बोल रहे हैं सच है, इससे बड़ी खराब चीज क्या हो सकती है? वही बोला बिट्टू जी ने, उन्होंने वही कहा कि जब आतंकवादी एक मानसिकता को अगर ऑपोजिशन पार्टी के लीडर की मानसिकता के साथ मैच हो रही है तो इसका मतलब क्या है? माफी तो उनको मांगनी चाहिए। बात ये भी सही है हर्षवर्धन जी, अगर राहुल गांधी ने कुछ भी गलत बोला, आप उनके खिलाफ केस कर दीजिए, आप उनके खिलाफ धरना कीजिए, प्रदर्शन कीजिए, सड़कों पर निकल आइए, पर इस तरीके की टिप्पणी करके जिस दिन आकर के कोई नेता कहता है 11 लाख रुपए लीजिए और राहुल गांधी की जबान काट दीजिए, उस दिन तो एनडीए खुद फंस जाता है। फिर कांग्रेस के पास ये पूरा हक है कि वो कहे कि हम इसके खिलाफ प्रदर्शन करेंगे, हम एफआईआर करेंगे, और ये हमारे नेता के खिलाफ एक साजिश है। हर्षवर्धन जी। पद्मजा जी, निश्चित तौर पर अगर कांग्रेस पार्टी के नेता के खिलाफ कहा गया है तो वो ये सारे अधिकार रखते हैं, लोकतंत्र में ये सब अधिकार मिला होता है। लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण है कि आज हम देश में चर्चा क्या कर रहे हैं कि नेता प्रतिपक्ष के बयान पर नेता प्रतिपक्ष ने सिखों को भारत में पगड़ी कड़ा नहीं पहने दिया। और देखिए दुर्भाग्य कितना बड़ा है कि कांग्रेस के प्रवक्ता जो स्वयं सिख हैं
वो छिटपुट घटनाएं कहीं से खोज रहे हैं और उसको जोड़ रहे हैं। वो मतलब रवनीत सिंह बिट्टू तब कांग्रेस में थे जब उन्होंने कहा था कि खालिस्तानी घुस गए इसमें, जब सिंघू बॉर्डर पर उनके साथ धक्का मुक्की हुई थी। वो भी सिख है। और कांग्रेस के कई प्रवक्ताओं को मैंने सुना कि वो कह रहे हैं कि बताइए जो शहादत जिस परिवार के 2 लोगों ने दी, वो भूल जाते हैं कि रवनीत सिंह भी बेअंत सिंह के पोते हैं। तो कई बार हमें लगता है ना, राजनीति जैसी चल रही है, ये इतना दुखद हो रही है, अब देश के लोगों के लिए ये तय करना कठिन हुआ। लेकिन मैं 2-3 लाइनें बोलता हूं। ये जो नरेंद्र मोदी भाषण दे रहा है, 6 महीने बाद ये घर से नहीं निकल पाएगा। हिंदुस्तान के युवा इसको ऐसा डंडा मारेंगे, इसको समझा देंगे कि हिंदुस्तान के युवा को रोजगार दिए बिना ये देश आगे नहीं बढ़ सकता। अब मुझे याद दिलाइए आप, कभी किसी नेता ने चुनावों के दौरान देश के प्रधानमंत्री के लिए कहा हो, और नरेंद्र मोदी ने उसका क्या जवाब दिया था? उन्होंने कहा मुझे डंडा मारने की बात कही गई है, 6 महीने का समय है तो मैं अपनी पीठ को इतनी मजबूत कर लूंगा। रवनीत सिंह बिट्टू, शिवसेना विधायक, भाजपा नेता, ये जितने बयान हैं ये निंदा करने योग्य हैं। और अगर कार्रवाई करने की बात आती है तो कार्रवाई कहां से शुरू करनी पड़ेगी ये देखना पड़ेगा। ये कहना कि राहुल गांधी आतंकवादी नंबर 1 है, बिल्कुल गलत है। ये कहना कि कोई जीभ काट ले 11 लाख रुपए दे देंगे, ये एक दूसरे के खिलाफ घृणा फैलाने। लेकिन पूरे के पूरे सिख समाज को एक इस कटघरे में खड़ा करना, देश को कटघरे में खड़ा करना, उस पर क्या कोई कार्रवाई नहीं होगी? और ये तो सच है ना कि राहुल गांधी की भाषा और गुरपतवंत सिंह पन्नू की भाषा एक जैसी। पन्नू को तो हम आतंकवादी देशद्रोही कह देते हैं, नेता प्रतिपक्ष को नहीं कहना चाहिए। मुझे लगता है कोई और तरीका निकालना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी को लोकतांत्रिक तरीके से पूरे देश में यह आंदोलन चलाना चाहिए था, अभियान चलाना चाहिए था। बताइए चरणजीत सिंह सापरा जी। और एक चीज मैं और जोड़ना चाहती हूँ, मैं एक छोटा सा वाकया याद दिलाना चाहती हूँ। 25 जनवरी 2021 रवनीत सिंह बिट्टू उस वक्त आपकी पार्टी के सांसद थे। वो सिंघू बॉर्डर गए, वहां पर कुछ किसान संगठन आंदोलन कर रहे थे, उनके साथ धक्का मुक्की नहीं की गई, उनकी पगड़ी उतार दी गई थी सर। और उस वक्त किसी ने आपकी पार्टी में आवाज नहीं उठाई थी। वो आपके पार्टी के नेता थे, आपके पार्टी के सांसद थे, और वो अकेले नहीं थे। वहां पे आपके एक एमएलए भी थे, जीरा कुलबीर सिंह। उन्होंने भी कहा कि मेरी पगड़ी हटा दी गई, मेरी पगड़ी उछाल दी गई। तो ऐसे एलिमेंट्स थे उस वक्त आंदोलन में जिनके खिलाफ आवाज उठाई जा रही थी। बताइए। नहीं तो क्या जो जीरा जिसका नाम आपने लिया, क्या उन्होंने कांग्रेस छोड़ी है? ये सब बातें अलग है। मेरी आपत्ति है जो अभी हर्षवर्धन त्रिपाठी जी ने कहा कि छिटपुट घटनाएं, क्या इनको किसानों की घटना छिटपुट लगती है? क्या इनको कंगना रनौत का वक्तव्य जो सिखों पर कहा गया वो छिटपुट लगता है? क्या इनको आईपीएस ऑफिसर कलकत्ता में जिसको खालिस्तानी कहा गया वो छिटपुट लगता है? क्या हमारे ज्ञान गोदड़ी गुरुद्वारा हरिद्वार में, मंगूमठ गुरुद्वारा ओडिशा में, और डांगमार गुरुद्वारा सिक्किम के अंदर, और हजूर साहिब गुरुद्वारा जो नांदेड़ में है, ये छिटपुट है? आप इसको छिटपुट कहते हैं? शर्म आनी चाहिए आपको। नहीं नांदेड़ गुरुद्वारा ये बहुत बड़ी घटनाएं हैं, वो हमारे 5 घटनाएं बड़ी हैं, इसमें एफआईआर भी होनी चाहिए, गिरफ्तारी भी होनी चाहिए। मेरी आपत्ति है, मेरी आपत्ति पूरी सुनी जाए। इससे पहले कि उसका जवाब दे, मैं भी आपसे एक सवाल पूछना चाहती हूँ कि आपको लगता है, जब आप कह रहे हैं कि कुछ भी गलत होता है उस पर एफआईआर होनी चाहिए, आपको लगता नहीं है कि आपको आवाज उठानी चाहिए थी जब रवनीत बिट्टू की पगड़ी उतार दी गई थी 2021 में, जब आपके किसी एमएलए की पगड़ी उतार दी गई थी? मेरी आपत्ति, हाँ मैं जवाब दे रहा हूं। मेरी आपत्ति पूरी होने दीजिए। नांदेड़ गुरुद्वारा जो है वो तख्त है, हमारे 5 तख्त, जैसे हिंदुओं के 4 धाम है, हमारे 5 तख्त है। 5 तख्तों में से एक तख्त, उसके ऊपर राज्य की बीजेपी की सरकार ने कब्जा किया है। वहां पर 1 साल तक नॉन सिख आदमी चेयरमैन बिठाया था। ये पूरे इतिहास में आज तक कभी नहीं हुआ जब से नांदेड़ गुरुद्वारा बोर्ड बना है। उससे इस बात का क्या लेना देना है कि राहुल गांधी कह रहे हैं कि सिख पगड़ी नहीं पहन सकते भारत के अंदर? अरे क्या इस बात का लेना देना नहीं है? कमाल की बात करते हैं। सिखों के साथ इस बात का लेना देना क्या बात करते पद्मजा जी? इसीलिए कहा गया कि सिखों के साथ बीजेपी की सरकारें दुर्व्यवहार करती है, बीजेपी के नेता दुर्व्यवहार करते हैं, इस बात को उठाया गया। और श्रोमणी अकाली दल ने, जो परमजीत सिंह सरना दिल्ली के श्रोमणी अकाली दल के नेता है, और मास्टर तारा सिंह तो सबसे बड़ा नाम था ना हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, मास्टर तारा सिंह की जो ग्रैंड डॉटर है, पोती है, उसने स्टेटमेंट दी है। उसने कहा है कि राहुल गांधी जैसे राष्ट्रीय नेता ने सिखों का विषय उठाया है, मुझे यह प्रसन्नता हुई है।
ये मास्टर तारा सिंह की पोती ठीक ने है, कहा राहुल है। गांधी सिर्फ और उस हर्षवर्धन खतरनाक त्रिपाठी मानसिकता जी का को उदाहरण ये दे रहे छिटपुट थे घटनाएं और लगती हैं उसको भाई। लेकर के भाजपा उन पर अटैक कर रही है। हर्षवर्धन जी, देखिए पंजा, मैं यही कह रहा हूं, मुझे ये उम्मीद नहीं थी कि कांग्रेस अब यहां तक गिरेगी। एक्शन रिएक्शन सिर्फ 1984 में हुआ था, ये मैं कहना नहीं चाह रहा था, लेकिन चरणजीत सिंह सापरा को याद दिलाऊं जब राजीव गांधी ने कहा था कि जब बड़ा पेड़ गिरता है तो धरती हिलती है। इस देश में अगर सिखों का सचमुच पगड़ी वाला सर दिखता था तो उसके जीवन पर, उसके प्राण पर खतरा आया तो वो 1984 था और तब कांग्रेसी गुंडे थे। तो ये इससे देश आगे बढ़ा है। और ये कहना टीवी चैनल पर कि गुरुद्वारे पर किसी ने कब्जा कर लिया, झूठ बोल दिया, वहां की छोटी राजनीति में क्यों कह रहा हूं, इस तरह की राजनीति करके। और पहली बार इसको बार बार मैं कहना जरूरी समझता हूं, इस देश में हिंदू सिख अलग अलग करके कहना, ये कह रहे हैं हिंदू के 4 हैं, सिखों के 5 हैं। हिंदू सिख के अलग अलग नहीं है, एक ही है। सिखों के जो गुरुओं ने जो सीख दी है वो इस देश के हिंदुओं के लिए भी है। हमारे 5 तख्त है भाई, 5 के 4 कर दोगे क्या? मैं इसीलिए कह रहा हूं ये मत करिए। ये आप ये जो विभाजनकारी आप राहुल गांधी के इतिहास नहीं पता तो ये क्यों बोल रहे हैं? ये शर्मनाक है। एक मिनट, मुझे आपत्ति है इस पे। शर्मनाक है सापरा जी, अगर आप कोई भी बात कर रहे हैं, आप अपनी राजनीति सापरा जी प्लीज जस्ट, सापरा जी बस 30 सेकंड, क्योंकि ये खतरनाक, क्योंकि फराज किदवई इंतजार कर, ये देश विरोधी कोशिश कर रहे हैं। 30 सेकंड, क्योंकि फराज किदवई और राजेश जोशी इंतजार कर रहे हैं। हर्षवर्धन त्रिपाठी बेहद आपत्तिजनक बात कर रहे। भाई हमारे 5 तख्त सिख धर्म के हैं, आप उसको 4 करना चाहते हो क्या? यहाँ भी आरएसएस की विचारधारा लाना चाहते हो क्या? कमाल की बात करते हो। अरे शर्म आनी चाहिए। मैं नहीं बांट रहा हूं, आप कह रहे हैं कि 5 तख्त क्यों कह रहे हैं? अरे 5 है तो मैं 5 कह रहा हूं ना। आप 5 को 4 करना चाहते क्या? 3 गुरुद्वारे आपने कब्जा किए, अब 4था तख्त भी करना चाहते हो क्या? अरे क्या बात करते हैं चरणजीत जी, मेरे एक सवाल का जवाब दे दीजिए। मेरे एक सवाल का जवाब दे दीजिए। जाइए सिख इतिहास पढ़ के आइए। ठीक है, अगर राहुल गांधी सिखों के खिलाफ जो कुछ इंडिया में हो रहा है उसके खिलाफ आवाज उठा रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, पर आपकी पार्टी तब क्यों चुप रह गई जब यही सब कुछ हुआ रवनीत बिट्टू के साथ और आपके एक विधायक के साथ, जब सिंगू बॉर्डर पे उनको मैन हैंडल किया जा रहा था? तो यही बार बार सवाल उठाया जाता है ना कि जब सहूलियत होती है आप आवाज उठाते हैं, सिखों के लिए, किसी और के लिए। जब सहूलियत नहीं होती है तो आप चुप रह जाते हैं। जब नरेंद्र मोदी के खिलाफ कोई कहता है मोदी तेरी कब्र खुदेगी तो आप चुप रह जाते हैं, कहते हैं कि ये तो एक एक्सप्रेशन है, ये सिर्फ एक पॉलिटिकल अटैक है। जब नहीं आपको पसंद आता है तो फिर आप सड़कों पे आ जाते हैं, क्यों? पद्मजा जी, हाँ मैं उत्तर दे रहा हूं। कोई चुप नहीं बैठा था उस समय भी। हमारे जो नेता है उन्होंने रवनीत बिट्टू का साथ दिया था। लेकिन जो मैं कह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी इतने विषयों पर चुप बैठी है, कलकत्ता में आईपीएस ऑफिसर के विषय पर चुप बैठी है, तमिलनाडु में जाने वाले किसानों के विषय पर चुप बैठी है, दिल्ली में बैठे हुए किसानों के विषय पर चुप बैठी है, कंगना रनौत के मामले में चुप बैठी है, 3 गुरुद्वारे गिराने के ऊपर चुप बैठी है, कड़ा और किरपान उतारा जा रहा जोधपुर में कॉम्पिटिटिव एग्जाम के समय, उस समय चुप बैठी है। ठीक है, रोहन गुप्ता, इससे पहले कि आप जवाब दें, फराज किदवई बहुत वक्त से इंतजार कर रहे हैं, उनसे मैं उनके पास जाना चाहती हूँ। फराज किदवई, जो हरदीप पुरी हैं, उन्होंने कहा कि बड़ा मुद्दा है आज विभाजनकारी मानसिकता का। हर्षवर्धन त्रिपाठी ने भी यही बोला कि विभाजनकारी मानसिकता, बंटवारे की राजनीति, और हरदीप पुरी ने तो यह भी कहा कि एक जिन्ना जैसी सोच हमारे देश में आ गई है, जहां बांटो और राज करो की राजनीति चल रही है। पद्मजा जी, सबसे पहले तो मैं चरण सिंह सापरा साहब को बहुत बहुत बधाई दूंगा कि भारतीय जनता पार्टी राहुल गांधी जी को इस देश का सबसे बड़ा नेता बनाने जा रही है। क्योंकि आज की तारीख में अगर आप देखिएगा कि टेलीविजन डिबेट्स में, समाचार पत्रों में और जनता में सबसे ज्यादा अगर किसी की बात हो रही है तो या तो आदरणीय राहुल गांधी जी की हो रही है और या आदरणीय अखिलेश यादव जी की हो रही है। फराज जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि सबसे ज्यादा शिकायत आपकी पार्टी को यही रहती है कि मीडिया आपको दिखाता ही नहीं। अब आप ये तो मान रहे हैं कि सबसे ज्यादा चर्चा आप ही की हो रही है मीडिया में। तो ये बढ़िया। जी मैं मान रहा हूं। और दूसरी बात ये तो यानी मीडिया स्वतंत्र हो गई अब इस देश में? उनकी तारीफ करोगे तो स्वतंत्र हो। पद्मजा जी, मुझे पूरा तो करने दीजिए। आपको बधाई, बोलिए फराज साहब। जी। दूसरी बात यह है कि अभी कुछ सिख भाइयों की बात हो रही थी। टाइम्स ऑफ इंडिया में एक आर्टिकल छपा था, मैं तो पेपर का नाम भी बता दे रहा हूं, timesofIndia.com में 15 जून 2024 को। उस आर्टिकल के हिसाब से अमृतसर में बीजेपी एमएलए जो हैं 1984 के दौर में 10,000 लोगों के साथ अमृतसर में
गोल्डन टेम्पल के आसपास या गुरुद्वारों के आसपास एक जुलूस निकालते हैं और उसका टाइटल होता है बीड़ी सिगरेट पिएंगे और शान से जिएंगे। और वहां पर जो बीड़ी सिगरेट नहीं मिलती थी उसकी दुकानों को वहां पर जबरदस्ती खुलवाया जा रहा था। तो ये भारतीय जनता पार्टी और उनकी ऑर्गेनाइजेशंस का ये चेहरा है। दूसरी बात, 14 फरवरी 1984 को भारतीय जनता पार्टी के एमएलए और इनके अमृतसर के डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट जो थे पंजाब में, हरबंस लाल खुराना, सापड़ा साहब को पता होगा कि गोल्डन टेम्पल का, मुझे तो बोलते में भी नहीं अच्छा लग रहा है कि एक प्रोटोटाइप बना करके लाए और उसकी कितनी बेहुमरती की ये पूरे देश को पता है, पूरी दुनिया को पता है। ठीक है पद्मजा जी, दूसरी बात हम आ जाते हैं। अभी बात हो रही थी, बस मुझे 50 सेकंड और दे दीजिएगा। अभी कुछ बात हो रही थी जिन्ना साहब की। 21 अगस्त 1936 को कलकत्ता यूनिवर्सिटी के आशुतोष हॉल में श्यामा प्रसाद मुखर्जी एज अ वाइस चांसलर मोहम्मद अली जिन्ना को इनवाइट करते हैं कि वहां के स्टूडेंट्स को एड्रेस करने के लिए, और जिन्ना की शान में जितने कसीदे वहां पर पढ़े जाते हैं, मुझे तो नहीं लगता, मैंने तो पढ़ाई में अब तक ये नहीं देखा कि उतने कसीदे कहीं पढ़े गए हों। रोहन गुप्ता जी अभी बात में बोल गए कि साहब ये लोग देश विरोधी हैं। अरे साहब, सरकार का विरोध देश विरोध करना थोड़ी ना होता है। उस्मान मिनाई का एक बहुत अच्छा शेर सुन लीजिए कि माली का मुखालिफ हूं मैं, शहदाए चमन हूं, सरकार का दुश्मन हूं मगर वफादार वतन हूं। माली कभी रुतबे में चमन हो नहीं सकता, सरकार का मतलब तो वतन हो नहीं सकता। अरे भाई साहब, भारतीय जनता पार्टी वतन नहीं है, वतन हमारा हिंदुस्तान है जिसको हम दिल में लगा करके चलते हैं। और तो दूसरी बात, अभी बात हेट स्पीचेस पद्मजा जी की कर रहे थे। पद्मजा जी, मैं तो कहता हूं कि कुछ भी अगर आप बोले तो उसका फैक्ट एंड फिगर्स आपके पास होने चाहिए। 26 फरवरी 2024 को द हिंदू में एक खबर छपी थी जिसके हिसाब से जो टोटल हेट स्पीच के इवेंट्स हैं उसके 75% भारतीय जनता पार्टी के शासित राज्यों में हुए हैं। और ये रिपोर्ट कहती है कि इसमें से 36% जो हेट स्पीचेस के इवेंट्स हैं वो डायरेक्ट कॉल ऑन द वॉयलेंस ऑफ मुस्लिम्स हैं। तो हर कोई 25% मामलों में डायरेक्ट, हर कोई इसमें इतना ही गुनाहगार है। राजेश जोशी, क्या आप मानते हैं या कोई भी एक पार्टी कह सकती है कि दूसरा नफरती है? पद्मजा जी, मुझे ये कहना पड़ेगा कि देर आयत दुरुस्त आयत, कम से कम पूरी बहस हो गई है। उसके आखिर में आपने मुझे मौका दिया, आपने वेट किया, बहुत बहुत सॉरी उसके लिए। मुझे एक बात कहनी है सिर्फ कि ये कांग्रेस जो इस वक्त है, ये 4 जून 2024 की कांग्रेस से फर्क है, क्योंकि इस वक्त जो कांग्रेस ने एफआईआर करवाए हैं, जिस तरह से सड़कों पर उतर के विरोध किया है, ये हेल्पलेस और डायरेक्शनलेस कांग्रेस इस वक्त नहीं दिख रही है। दूसरी बात यह है कि राहुल गांधी ने जो कुछ कहा वो मैं पहले भी कह चुका हूं, उसको डिफेंड करना वो कांग्रेस का काम है और उसको अपोज करना भारतीय जनता पार्टी का काम है। उन्होंने क्या कहा फैक्चुअली ये बताना पत्रकारों का काम है। उन्होंने कहा ये सवाल ये है कि क्या सिख पगड़ी पहन पाएंगे या कड़ा पहन पाएंगे, उनको ये छूट होगी हिंदुस्तान में या नहीं होगी। लड़ाई इसकी है, और ये सिर्फ सिखों के लिए नहीं बल्कि दूसरे धर्मों के लिए भी है। अब इसके बरक्स आप तथ्यों को देख लीजिए। जब सड़क पर एक नमाज पढ़ते मुसलमान को पुलिस वाला लात मारता है, जब हरिद्वार में धर्म संसद के दौर में ये कहा जाता है हर हिंदू को एक 47 लेना चाहिए और उससे मुसलमानों का कत्ल करना चाहिए, जिस पर सुप्रीम कोर्ट कहता है कि हेट स्पीच बिल्कुल टॉलरेट नहीं की जाएगी, उसके बावजूद जब ये सरकार जो है ऐसी घृणास्पद बातें कहने वालों के खिलाफ कोई एफआईआर नहीं करती है या डिसोन भी नहीं करती है, उनको ये नहीं कहती है, तो इससे क्या होता है कि कांग्रेस वाले किसी आदमी को मौका मिल जाता है, बीजेपी के किसी आदमी को मौका मिल जाता है, दूसरी पार्टी के किसी आदमी को मौका मिल जाता है। तो ये घृणा हमारे चुनावों में और राजनीति में बिल्कुल आप ये समझ लीजिए कि दिमाग को जकड़ लेती है। इसके खिलाफ आवाज उठाई जानी चाहिए, भारतीय जनता पार्टी के भीतर से आनी चाहिए आवाज। ठीक है रोहन गुप्ता, पहले कुछ भी बोल के निकल जाते थे राहुल गांधी के खिलाफ, अब वो दौर चला गया। अब कांग्रेस सड़कों पे आएगी, जिसको इंग्लिश में कहते हैं गिव एज गुड एज दे गेट, ईंट का जवाब पत्थर। एब्सोल्युटली, एवरीबॉडी हैज राइट। मेरे एसपी के साथी ने कहा कि वतन के खिलाफ बोलना जो है, सरकार के खिलाफ बोलना वतन के खिलाफ बोलना नहीं है। तो क्या सिखों के खिलाफ बोलना, सरकार के खिलाफ बोलना या वतन के खिलाफ बोलना? अगर एक आतंकवादी एलओपी के जो निवेदन के साथ खड़ा रहता है, ये वतन के खिलाफ बोलना है या सरकार के खिलाफ बोलना है? जवाब तो आपको देना है। ये डिबेट क्यों हो रही है? हम आगे पीछे सब जगह सर जगह को जस्टिफाई कर सकते हैं। ये डिबेट क्यों हो रही है? एलओपी ने एक स्टेटमेंट दिया, एलओपी ने जो स्टेटमेंट दिया उसके खिलाफ रिएक्शन आया और उसको एक पन्नू जैसा आतंकवादी उनके साथ में खड़ा रहा, इसीलिए हम ये डिबेट कर रहे हैं। और तभी जो बांग्लादेश में हिंदुओं के ऊपर सवाल पूछने का भी अधिकार नहीं है, और आप बात कर रहे हैं कि रूल्स एंड रेगुलेशन की या जस्टिफिकेशन की।
आपको शर्म आनी चाहिए। आज एक पत्रकार ने कहा कि बांग्लादेश में हिंदुओं के ऊपर हुए अत्याचार के ऊपर सवाल पूछने से राहुल गांधी के सामने रोक दिया गया। कौन से मुंह से आप बात कर रहे हैं? ये पूरी जो डिजाइन है, ये जो तुष्टीकरण की राजनीति है, उसको प्रोटेक्ट करने की डिजाइन है, और उस प्रोसेस में कांग्रेस पार्टी सिखों के खिलाफ चली जाती है, दलितों के खिलाफ चली जाती है, रिजर्वेशन के खिलाफ चली जाती है, पन्नू जैसे लोग उसका उपयोग करते हैं। ये चीजों से बचना चाहिए। वो नॉर्मल लीडर नहीं है, एलओपी है। आज हम कभी भी भविष्य में भी ऐसे मौके आएंगे, या तो उनको यूएस जाना बंद करना चाहिए, पर देश के बाहर, देश के अंदर की चीजों की टिप्पणी करना मुझे नहीं लगता कि अधिकार किसी ने किसी को ठीक है, इसीलिए बोला गया जिन्ना जैसी मानसिकता। फराज किदवई। पद्मजा जी, मैं आपको ये फोटो दिखा रहा हूं। ये फोटो आसिया अंद्राबी की है, और आसिया अंद्राबी की फोटो लगाई गई है श्रीमती इंदिरा गांधी जी के साथ, किरण बेदी जी के साथ, मदर टेरेसा के साथ, और तमाम देश की उन महिलाओं के साथ जिनका कि इस देश में कोई ना कोई कहीं ना कहीं से कंट्रीब्यूशन है। और आपको पता है कि ये आसिया अंद्राबी की फोटो किसने लगाई थी? ये बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के एक इश्तिहार में कश्मीर में लगी थी, जब भारतीय जनता पार्टी और पीडीपी की सरकार चल रही थी। ये बात करते हैं आतंकवादियों की। इनसे पूछिए कि सैफुल्लाह फारूक कौन है, इनसे पूछिए कि तारिक मीर कौन है। अरे भारतीय जनता पार्टी टिकट पर ये चुनाव लड़ने वाले आज ये ज्ञान देंगे भारतीय जनता पार्टी के इंडिया गठबंधन के लोगों को। अरे साहब, तारिक मीर मैं तो कह रहा हूं गूगल करिए। आपके लाखों दर्शकों से कह रहा हूं कि सैफुल्लाह फारूक और तारिक मीर को गूगल करिए। इस बात का दुख हो रहा है कि देश में आज भी जो मुस्लिम लीडर है वो सिर्फ जो है एक साइडेड बात करते हैं। सुनिए, बांग्लादेश में हिंदुओं के ऊपर अत्याचार हुआ पद्मजा जी, तब इनके मुंह से क्यों कुछ भी नहीं निकला? क्यों नहीं निकला? आप बात करिए ना, सारे धर्म की बात करिए, क्यों सिर्फ हमेशा एक धर्म की बात होती है, क्यों तुष्टीकरण की बात होती है? एक शब्द जब गाजा में जो हुआ वो गलत था, तो क्या बांग्लादेश में वो गलत नहीं था? यही तुष्टीकरण के खिलाफ देश। ठीक है, आप तुष्टीकरण की बात कर रहे हैं। ठीक है, आसिया अंद्राबी को ब्रांड एम्बेसडर बनाना बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के लिए बिल्कुल गलत था, पर क्या उतना ही गलत था फराज साहब जब इमरान मसूद कहते हैं कि इस नरेंद्र मोदी की हम बोटी बोटी कर देंगे, और उनको साल दर साल प्रमोशन मिलता जाता है, उनको तो लोकसभा का टिकट भी दिया गया। पद्मजा जी देखिए, मेरी सख्त आपत्ति है, जैसे भारतीय जनता पार्टी देश के लोकतंत्र को हाईजैक कर लेती है, वैसे ही इनके प्रवक्ता आपकी डिबेट को भी हाईजैक कर लेते हैं। मैं 20 सेकंड मुश्किल से बोला और रोहन जी आकर के बीच में ये डिस्टर्ब करना इन्होंने शुरू कर दिया। मेरा एक सीधा सवाल है। हाँ जी, मेरा एक सीधा सवाल है कि किसी सूबे का जो मुख्यमंत्री होता है पद्मजा जी, वो संविधान के ऊपर हाथ रख करके शपथ लेता है, और लेकिन इनके असम के एक मुख्यमंत्री हैं जो कि रोज आर्टिकल 15 की धज्जियां उड़ाते हैं और सदन के पटल पर वो कहते हैं कि मैं एक तरफ का पक्ष लूंगा। इनके मंत्री गिरिराज सिंह बोलते हैं कि भारत में जो रेल हादसे हो रहे हैं वो मुसलमानों की वजह से हो रहे हैं। मतलब, और हमारे उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री क्या बोलते हैं, थोड़ा सा भटक रहे हैं, तो मैं फिर से आपसे वही सवाल वापस पटरी पर लाने के लिए डिबेट को ये पूछना चाहती हूँ। बात अभी आप हेट स्पीच की कर रहे थे, आपने आसिया अंद्राबी का एग्जाम्पल भी दिया। मेरा सवाल आपसे ये है, बाद में मेरे को जितना ख्याल है कि आसिया अंद्राबी का स्टेटमेंट भी आया था इसके ऊपर सरकार का कि ये गलती से उनकी तस्वीर लगाई गई। मेरा सवाल आपसे ये है कि आसिया अंद्राबी का वहां ब्रांड एम्बेसडर होना पूरी तरीके से गलत है। क्या इमरान मसूद को टिकट मिलना सही है? और शैला राशिद के बारे में, चलिए शैला राशिद का भी पूछ लूंगी मैं, वो रोहन गुप्ता जवाब देंगे। कौन सा मेरा कुछ लेना देना है उनसे? मैं आपसे सवाल पूछ सकती हूँ, मैं आपसे तो सवाल पूछ सकती हूँ ये कि क्या आपको लगता है इमरान मसूद को टिकट देना सही है जब उन्होंने बोला है देश के प्रधानमंत्री के लिए कि इनकी बोटी बोटी कर देंगे? देखिए, मुझे जहां तक याद पड़ता है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, कि इमरान मसूद साहब ने अपने उन्होंने जो स्टेटमेंट दिया था उसका खंडन दिया था, जहां तक मुझे याद पड़ता है। लेकिन पद्मजा जी, मैं पूछना चाहता हूं कि इस देश के प्रधानमंत्री जी के मुंह से क्या ये अच्छा लगता है? वैसे तो अगर आप सफाई की बात कर रहे हैं तो रवनीत बिट्टू भी अपनी सफाई दे रहे हैं। सफाई देने से निकली हुई बात नागरिकों को घुसपैठिया बोलते हैं। पद्मजा जी, इस देश के प्रधानमंत्री रैलीज में बोलते हैं आतंकवादी जो है नागरिकों के बयान के साथ इससे बड़ी शर्मनाक बात विपक्ष के लिए कोई नहीं हो सकती। तो अंततः होगा यही हर्षवर्धन जी कि हम राजनीति के एक ऐसे लेवल पर आ चुके हैं कि हर कोई एक दूसरे को ही देखता रहेगा और बोलता रहेगा कि आप अपने गिरेबान में झांक करके देखिए, आपने वो फलां चीज बोल दी थी तो हमारे नेता ने ये बोल दिया, तो आप पहले अपने नेता के खिलाफ एक्शन लीजिए। होगा यही, और स्तर और गिरता चला जाएगा दिन ब दिन।
नहीं, निश्चित तौर पर, लेकिन इसमें जो ज्यादा बुरा है, नेता एक दूसरे को कुछ भी बोले, चलो वो अपना समझ लेंगे, लेकिन समाज में इसकी वजह से घृणा फैले, हिंदू सिख के बीच में विभाजन करने की कोशिश हो, सिख गुरुओं की सीख जो हर हिंदू के लिए सर माथे पर रखने वाली है, उसके बावजूद इस तरह का एक वितंडावाद फैलाया जाए, ये बेहद शर्मनाक है। और घटनाओं को, जिसको हम कहते हैं ना, कहीं की एक कोई घटना है, उसको नेशनल पर्सपेक्टिव में घृणा की वजह बनाने की कोशिश की जाए, ये खतरनाक है। और कहा जाए कि नहीं नहीं ऐसा होगा, सब मुश्किल में आ जाएंगे, कड़ा पगड़ी पहनना मुश्किल हो जाएगा, ये खतरनाक है। और रवनीत सिंह बिट्टू का यह भी कहना खतरनाक है कि नेता प्रतिपक्ष आतंकवादी नंबर 1 है। लेकिन सवाल यही है, शुरू कहां से करेंगे? आप देखिए ना, इतनी डिबेट हो गई, अगर कांग्रेस को उस पर सफाई देनी होती तो जैसे आरक्षण खत्म कर देंगे पर सफाई राहुल गांधी ने खुद दिया था, क्या राहुल गांधी ने सिखों वाले मसले पर सफाई दी? नहीं दी। वो चाहते हैं कि विभाजन वाली डिबेट चलती रहे, इस तरह के एक दूसरे के सामने लोग खड़े होते रहे, उससे कुछ ना कुछ उनको राजनीतिक लाभ मिल जाएगा। और इमरान मसूद, ये सब चीजें तो फिर भी बहुचर्चित हैं। चरणजीत सिंह सापरा जी, एक और मैं आपको भाषण सुनाना चाहती हूँ अनीता राधाकृष्णन को, कि कुछ चीजें लोगों को याद रह जाती हैं, कुछ दब करके रह जाती हैं। मंत्री हैं तमिलनाडु के, डीएमके पार्टी को बिलोंग करते हैं, आपके साथी पार्टी है वो। 24 मार्च 2024 में उन्होंने क्या कहा था प्रधानमंत्री के लिए? आप बोटी बोटी तो पुरानी बात हो गई, अब बस कुछ ही महीने पहले एक तमिलनाडु के मंत्री ने क्या बोला था प्रधानमंत्री के बारे में, सुनिए। காமராஜர் பற்றி பேசுறாரு, ஏதோ 12 காமராஜர் அவரை கட்டி அணைச்ச மாதிரி, அவரெல்லாம் தூக்கிட்டு வந்த மாதிரி, டெல்லியில படுத்திருக்கும் போது பொழுத்தி கொள்ளணும்னு நினைக்கிற பாவிகள் நீங்க। सापरा साहब, होता यही है कि शुरुआत कहीं से होती है और आपको पता भी नहीं चलता कि आप उस गड्ढे में लेके पूरा डिस्कोर्स चले जाते हैं, जिससे निकलना बहुत मुश्किल होता है। गाली गलौज, एक दूसरे के ऊपर अमर्यादित टिप्पणी करना, और अब इस तरीके की बातें जहां आप लोगों को लोगों से लड़ा रहे हैं। देखिए पद्मजा जी, यही मैंने आपको कहा कि इसको कौन उस तरफ ड्रैग कर रहा जो आप बातें कर रही हैं। इसको भारतीय जनता पार्टी के नेता, मैंने इसीलिए कहा ये संयोग नहीं है, ये प्रयोग है, ये सोची समझी साजिश है। इसको प्लान किया गया है कि इसको इस तरह से आगे ले जाना है। तभी तो एक एक करके नेता बोलते जा रहे हैं, इनके सहयोगी दल के नेता भी बोलते जा रहे हैं, और देश के शाह और तानाशाह दोनों मुख दर्शक बने हुए हैं। शाह और तानाशाह मुंह में दही जमा के बैठे हैं। किसी बीजेपी के नेता ने इनका विरोध नहीं किया है, कोई स्टेटमेंट नहीं आई है। यानी 11 लाख रुपए देंगे जबान काटने के, या 34 गोलियां राहुल गांधी जी के सीने में उतार देंगे, जिस तरह से इंदिरा गांधी जी के सीने में उतारी थी। आप क्या कह रहे हैं? इंदिरा गांधी जी ने देश के लिए शहादत दी है, राजीव गांधी ने देश के लिए शहादत दी है। कम से कम इतना तो सोचना चाहिए कि ये वो पार्टी है, ये वो गांधी परिवार है जिसने 2-2 व्यक्ति देश के लिए न्योछावर किए हैं। राजीव गांधी जी के चिथड़े उड़ा दिए गए, कितनी बुरी तरह से उनकी हत्या हुई है। ये भारतीय जनता पार्टी के नेता, उनके सहयोगी दलों के नेताओं के मन में जो संवेदनशीलता होनी चाहिए वो नहीं है। ठीक है रोहन गुप्ता, आप भले से ही राहुल गांधी के खिलाफ आंदोलन छेड़ दीजिए, जनता पार्टी के नफरती चिंटुओं को चुप होना चाहिए। जो लोग धमकी दे रहे हैं उनकी निंदा तो कीजिए। कोई बड़ा नेता ये तो बोल दे कि ये कोई तरीका नहीं है लीडर ऑफ ऑपोजिशन के बारे में बात करने का। पद्मजा जी, मुझे एक चीज बताइए, अभी मेरे साथी ने कहा कि ये पूरा प्लान था, तो क्या कहा राहुल गांधी जी के मुंह से सिख धर्म का अपमान करवाना ये भी प्लान बीजेपी ने किया? क्या रिजर्वेशन हटा देंगे ये भी प्लान बीजेपी ने किया? क्या पन्नू इनके बयान का समर्थन करेगा ये भी प्लान बीजेपी ने कहा? ये कहना कि जो है देवता भगवान नहीं है वो भी प्लान बीजेपी ने किया? और ऐसी कितनी टिप्पणी, क्या बांग्लादेश में जो हिंदुओं के ऊपर हमला हुआ उसके ऊपर सवाल पूछने को रोकने का काम भी बीजेपी ने किया? अरे कौन सी मजाक की बात कर रहे हैं? अगर आप एक जिम्मेदार लीडर है तो आपको इस प्रकार की बयानबाजी से बचना चाहिए। रवनीत बिट्टू ने तो ये एक्सप्लेनेशन दिया कि मेरा जो कहने का मतलब था कि पन्नू जैसे आतंकवादी अगर राहुल गांधी जी के बयान का सहारा लेके देश के खिलाफ बोलते हैं तो वो गलत है। उन्होंने एक्सप्लेनेशन दिया। जब मोदी तेरी कबर खुदे की बोला था तब कौन सा एक्सप्लेनेशन कांग्रेस पार्टी ने दिया? जब इमरान मसूद ने दिया तब कौन सा पार्टी ने एक्सप्लेनेशन दिया? तो ये दोहरा मापदंड नहीं हो सकता है कि जब आपके नेता के खिलाफ कोई बोले तो आप उसको शहीदी की बात करें और जब मोदी जी के खिलाफ कोई बोले तब आप चुप रहे। ये गलत, ये डबल मानसिकता नहीं हो सकती है। बार-बार ये बात की जा रही है कि रवनीत बिट्टू ने अपना क्लैरिफिकेशन दे दिया। जहां तक गुरपटवंत सिंह पन्नू
की बात है जो उन्होंने राहुल गांधी की स्पीच पर बात कही है, उस पे आप आधिकारिक तौर पर कहेंगे कि ये बकवास है, हम इससे बिल्कुल इत्तेफाक नहीं रखते, और गुरपतवंत सिंह पन्नू ने जो बोला है उसमें बिल्कुल भी जरा सी भी कोई सच्चाई नहीं है? क्योंकि बार बार आपसे सवाल पूछा जा रहा है कि आप कॉन्ट्रडिक्ट क्यों नहीं कर रहे हो? गुरपतवंत सिंह पन्नू पे भी आता हूं, लेकिन पहले रोहन गुप्ता ने जो कहा कि शहीदी पर बार बार आ जाते हैं, नहीं एक मिनट, शहीदी पर बार बार आ जाते हैं, रोहन गुप्ता तुमको शर्म आनी चाहिए। क्या कांग्रेस पार्टी के ये दो नेताओं ने, इंदिरा गांधी ने और राजीव गांधी ने शहादत नहीं दी है? शर्म करिए थोड़ा सा, क्या इन्होंने शहादत नहीं दी है? आप कहिए कि देश के लिए राजीव गांधी और इंदिरा गांधी ने शहादत नहीं दी है। आप कहिए पहले, इंदिरा गांधी और राजीव गांधी ने देश के लिए शहादत नहीं दी है, बोलिए ना पहले। आप में हिम्मत है, बोल के दिखाइए, कहिए कि शहादत नहीं दी है। डूब मरना चाहिए आपको। कल तक आप क्या कर रहे थे और आज वहां पर बैठ करके ऐसी बातें करते हैं, कमाल करते हैं आप। जो आतंकवादी पन्नू ने बोला उसको आप सिरे से खारिज छोड़िए, पहले ये बोलिए, नहीं, मैं पन्नू के ऊपर भी आ रहा हूं, सुनिए। पहले रोहन गुप्ता को यह माफी मांगनी चाहिए कि उनका वो वक्तव्य गलत था। इंदिरा गांधी और राजीव गांधी की शहादत का अपमान इन्होंने किया है, अपमान आपने किया है, आपने अपमान किया है। आपने राजीव गांधी, इंदिरा गांधी की शहादत का अपमान किया, देश का अपमान किया है। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने कभी उंगली भी नहीं बताई और शहीदों में सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है, और ना कोई भी हमारे पूर्व प्रधानमंत्री का अपमान कर सकता है। क्यों नहीं? वापस मैं आपसे सवाल ये पूछ रही हूँ, आज हमारे देश के अंदर सबसे बड़ी चिंता ये है कि क्या लोगों को बांटने की कोशिश की जा रही है। बोलता हूँ, सुनिए, पन्नू के खिलाफ बोलिए कि पन्नू का स्टेटमेंट जो राहुल गांधी का मैं अभी बोल रहा हूँ, बोलिए। बिल्कुल, अरे चुप, अरे शांत रहे भाई, बोलता हूँ। अरे भाई आराम से सबको आराम से, बिल्कुल है, उसको कोई राहुल, अरे बेटा मेरी भाषा पे कंट्रोल है। आपके जो स्टेटमेंट आतंकवादी लेके चल रहा है, आपको शर्म आनी चाहिए, भाषा पे कंट्रोल है। बीच में बोलना बंद करिए, बीच में बोलना बंद करिए। पन्नू के ऊपर मुझे बोलने तो दीजिए। आप सुनना ही नहीं चाहते पन्नू पर मेरी स्टेटमेंट। देखिए, पन्नू ने घोषित आतंकवादी है, कांग्रेस पार्टी ने कभी भी उसका समर्थन नहीं किया, कांग्रेस पार्टी ने कभी भी उनका समर्थन नहीं किया। राहुल गांधी दूसरी बात यह है कि राजीव गांधी की स्टेटमेंट की जरूरत नहीं है, और पन्नू को अगर आपने एक्शन लेना है, सत्ता आपकी है, 10 साल से सत्ता आपकी है, पन्नू पर एक्शन क्यों नहीं ले रहे भाई? पन्नू को क्यों नहीं लेके आ रहे यहाँ पर, बताइए ना। 10 साल से सत्ता आपकी है, 10 साल से सत्ता आपकी है, पन्नू को यहाँ पर भारत में क्यों नहीं लेके आते, क्यों नहीं एक्शन? आप गुरपतवंत सिंह पन्नू की बात को सिरे से खारिज कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी की ताकत नहीं है। आप खालिस्तानी पन्नू को सिरे से खारिज कर रहे हैं। मैं खालिस्तानी पन्नू ने जो कहा है उसको सिरे से खारिज करता हूं, लेकिन नरेंद्र मोदी ने सही बोला है कि वो पन्नू को लेके आए, पन्नू के खिलाफ एक्शन ले। आप जाइए ना, आप एम्बेसडर जो है यूएस के, उनको समन करिए ना, आप उनको दीजिए ना। आप अगर पन्नू ने राहुल गांधी ने सही बोला है, आप उसको खारिज कर रहे हैं, क्यों नहीं लेके आ रहे? ठीक है, हर्षवर्धन जी, राजनीति में बयानबाजी होती रहेगी, पर क्या हम कभी भी उम्मीद कर सकते हैं कि एक ऐसा अग्रीमेंट हो जाए, हर पार्टी कहे कि कोई भी इस तरीके की भाषा का इस्तेमाल करता है, गाली गलौज करता है, हम तुरंत उसके खिलाफ एक्शन लेंगे, उसको पार्टी से बेदखल कर देंगे, उसके खिलाफ केस करेंगे? क्या कभी ऐसा हमारे देश में होगा? नहीं तो यही चलता रहेगा रोज, तुमने मुझे ऐसा बोला, उसने उसको ऐसा बोला। कोई भी पार्टी इसमें जिसको कहें कि पाक साफ नहीं है, हर पार्टी ऐसे बयान बहादुरों को, ऐसे उल्टा सीधा बोलने वालों को प्रमोशन नहीं देती है। ये दुर्भाग्यपूर्ण है भारतीय राजनीति का। लेकिन यहां ज्यादा बड़ी मुश्किल तब हो जाती है अगर राहुल गांधी नेता प्रतिपक्ष के तौर पर वहां ये बोलते हैं। और मैं फिर से कह रहा हूं, बाकी बातें अपनी जगह है, लेकिन आप देश में इस तरह का विभाजन करने की कोशिश करें, गलत है। और एक जरूरी बात समझनी, अभी तो हम चुनाव से निकले ना भाई, पद्मजा जी, सारा उत्तर देना सब कुछ हो गया, सारा चुनाव बीत गया, कांग्रेस पार्टी को जो सीटें आनी थी आ गई, मोदी को जो सीटें मिलनी थी मिल गई, नरेंद्र मोदी तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बन गए हैं।
आप मुद्दों पर लड़ाई लड़िए, सरकार को झुका दीजिए, सरकार को एकदम जितना आप कमजोर साबित कर सकते हैं करिए, लेकिन कृपा करके पद्मजा जी, मैं इनका उत्तर देना चाहता हूं हर्षवर्धन ये काम नहीं होना चाहिए, और विशेष करके दुनिया के दूसरे हिस्से जाएं और वहां इस तरह की बात करें तो कतई ठीक है। नेताओं पे इल्जाम लगाना एक चीज है, देश को कमजोर करने वाली बात दूसरी। आखिरी 30 सेकंड, चरणजीत सिंह सापरा। पद्मजा जी, हर्षवर्धन त्रिपाठी जी की बात पर फिर आपत्ति है। इन्होंने कहा कि नेता प्रतिपक्ष को संभाल के बोलना चाहिए, लेकिन जब देश के प्रधानमंत्री विदेश में जाकर के क्या क्या बोलते रहे हैं, सियोल में क्या बोले हैं और फिर अमेरिका में क्या बोले और चाइना में क्या बोले, उसका आपको अंदाजा नहीं आया, तब आपकी जबान नहीं खुली कि देश के प्रधानमंत्री को यह नहीं कहना चाहिए कि किस देश में आप पैदा हुए, पहले की सरकारें जो है वो सब गड़बड़ करती थी। अरे पन्नू के बयान को खारिज नहीं किया, पहले ये बताओ कि प्रधानमंत्री क्यों बोले उसके साथ ठीक है। दो सरकारों की तुलना करना और देश में कैसा माहौल है उस पर टिप्पणी करना, क्या दोनों को एक ही लेवल पे आंक सकते हैं, ये मैं दर्शकों पर छोड़ती हूं। उम्मीद बस यही है कि राजनीतिक बयानबाजी के बीच कुछ भी ऐसा ना कहा जाए सरकार की तरफ से या विपक्ष की तरफ से जिससे देश कमजोर हो, देश में किसी तरीके की बंटवारे की राजनीति हो।